एलॉन ट्विटर को खरीदकर पछता रहे हैं और एलॉन के मुताबिक ट्विटर की करंट वैल्यू उनकी खरीदी हुई $44 बिलियन की वैल्यू से भी आधी हो चुकी है। We just revalued the company at less than half of the acquisition price. Did you really? अब इसका मतलब है खरीदने के पहले ही साल में उन्हें $22 बिलियन का नुकसान हो चुका है। ये हर महीने $2.5 बिलियन का लॉस है ट्विटर की मार्केट वैल्यू का। एलॉन ने जब ट्विटर को खरीदा था तब भी ट्विटर लॉस में ही था और खरीदने के बाद भी लॉस बढ़ता ही चला जा रहा है। अब वैसे तो एलॉन मस्क जैसे अमीर इंसान के लिए ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि उनकी नेटवर्थ एक साल में $100 बिलियन तक बढ़ चुकी है टेस्ला और स्पेसएक्स की वजह से। मगर इसके बावजूद भी एलॉन को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। इनफैक्ट इसी वजह से वो ट्विटर के वकीलों पर मुकदमा करने वाले हैं जिन्होंने एलॉन को ट्विटर की डील करने पर मजबूर किया था। अब देखो, हुआ ये था कि एक साल पहले जब एलॉन ट्विटर की डील से पीछे हट रहे थे तो ट्विटर ने आगे जाकर सबसे अच्छे वकीलों को लिया, एक लॉ फर्म से जिसका नाम है वॉचटेल, लिप्टन, रोसेन एंड क्रेट्स। और जैसा कि हम सब जानते हैं उन्हीं की वजह से एलॉन ने ये डील करी और बदले में उन्होंने ट्विटर से $90 मिलियन का चार्ज लिया, वो भी 4-5 महीने काम करने का। ट्विटर का खुद का स्टाफ इस फीस को देखकर दंग रह गया था। इनफैक्ट उस समय ट्विटर की डायरेक्टर जिनका नाम मार्था लेन फॉक्स था, उन्होंने फीस को देखकर जनरल काउंसिल को मेल किया था, ओ माई फ्रीकिंग गॉड। अब हालांकि ये फीस तो बहुत ही ज़्यादा थी मगर इससे ट्विटर की ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव टीम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें ये फीस नहीं देनी थी। ये फीस तो डील होने के बाद दी जानी थी। तो आयरॉनिकली एलॉन को उन्हीं के वकीलों का बिल भरना पड़ा जिन्होंने उन्हें ही डील करने पर मजबूर किया था। तो हम समझ ही सकते हैं क्यों एलॉन को गुस्सा आ रहा होगा। मगर क्या एलॉन इस केस को जीत कर अपने $90 मिलियन वापस पा सकते हैं या फिर वो इस मुकदमे को लड़कर और भी ज़्यादा पैसे और समय बर्बाद कर रहे हैं? एलॉन का केस काफ़ी सीधा है। अगर 2 पॉइंट्स में देखा जाए तो पहला हिस्सा हमें ट्विटर की एग्जीक्यूटिव टीम की ओर लेकर जाता है। एलॉन का मानना है कि ट्विटर के एग्जीक्यूटिव्स ने इस बड़े से बिल के बारे में कुछ भी नहीं किया क्योंकि उन्हें तो बिल भरना ही नहीं था, तो वो किसी भी तरह से ट्विटर या एलॉन की तरफ नहीं थे। इनफैक्ट वकीलों को पैसे देना उन अमीर एग्जीक्यूटिव्स का छोटा सा खर्च था। इसी वजह से एलॉन के टेकओवर से पहले हुए हर एक्शन पर सवाल खड़ा होता है क्योंकि फाइनल आउटकम को किसी की परवाह नहीं थी। सबको तो बस केस जीतना था। वो सब गधे थे जो अपने पैसे लेकर पहले ही निकल जाना चाहते थे। मगर आप जब सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि एलॉन की साइड ना लेकर वो खुद को एक बहुत अच्छी जॉब से निकाल रहे थे। तो इस चीज़ से हम मान सकते हैं कि उन्हें एलॉन के साथ काम करने की कोई भी इच्छा नहीं थी या फिर वो उनके अगेंस्ट थे। और हाँ, ये मत भूलना कि ट्विटर खुद को एलॉन को कभी बेचना ही नहीं चाहता था। इनफैक्ट वो एक्विजिशन के लिए पॉइजन पिल का इस्तेमाल कर रहे थे। एक ही रीज़न था कि ट्विटर के एग्जीक्यूटिव्स ने डील को होने दिया क्योंकि एलॉन का ऑफर इतना बड़ा था कि अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो शेयर होल्डर्स उन्हीं पर मुकदमा करते थे। अब एलॉन कोशिश तो कर रहे थे कि एक्विजिशन प्राइस को कम करने की, वो भी डील को कैंसिल करने की धमकी देकर। वहीं पर एग्जीक्यूटिव्स उनसे लड़ रहे थे ताकि वो डील करें। तो जाहिर है ये एग्जीक्यूटिव्स भी परेशान थे। यहाँ पर एलॉन कह रहे थे कि इन एग्जीक्यूटिव्स को देखकर ऐसा लगता था कि ये लोग ट्विटर के हित में ही नहीं है। एलॉन के आर्गुमेंट का दूसरा हिस्सा ये कहता है कि वॉचटेल ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर काफ़ी सारा पैसा कमाया और इसमें तो कोई भी शक नहीं है क्योंकि हर घंटे की बिलिंग के हिसाब से एलॉन क्लेम करते हैं कि वॉचटेल ने ट्विटर से $15.6 मिलियन चार्ज किए और इनमें से कई सारे इन्वॉइसेस में तो प्रॉपर टाइम एंट्री या डिस्क्रिप्शन भी नहीं है और वो पूरी तरह से खाली है। मगर फिर भी ट्विटर ने उनको पैसे दे दिए। इसका रीज़न है कि हर घंटे की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा थी। वॉचटेल हर साल $3.86 मिलियन का रेवेन्यू कमाता है अपने हर वकील से और एक वकील एक साल में 1900 घंटे काम करता है। तो हिसाब करने पर उसकी हर घंटे की फ़ीस $2000 होती है। ट्विटर ने सबसे अच्छे वकील चुने होंगे तो उनकी हर घंटे की फ़ीस भी ज़्यादा होगी। मगर उन्हें 15% का डिस्काउंट मिला था तो हम मान लेते हैं $2000 की फ़ीस हर घंटे। इसका मतलब ये है कि $15.6 मिलियन कमाने के लिए उन्हें 7800 घंटे काम करना पड़ा होगा, वो भी 18 हफ्तों के अंदर। दूसरे शब्दों में वॉचटेल कह रहा था कि उन्होंने हर हफ्ते 400 घंटे काम किए हैं ट्विटर को डिफेंड करने के लिए। अब मुझे आपका तो नहीं पता मगर एलॉन को लगता है कि ये फ़ीस गलत है। मगर ये तो टोटल $90 मिलियन का छोटा सा हिस्सा है क्योंकि $90 मिलियन में ज़्यादातर फ़ीस तो डील होने के बाद ही जुड़ी, वो भी सक्सेस फ़ीस के नाम पर। अब इस सक्सेस फ़ीस के साथ दिक्कत ये है कि ये कभी ओरिजिनल डील में मेंशन ही नहीं की गई थी और ट्विटर के एग्जीक्यूटिव्स के रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें इसके बारे में पता था। मगर इसके बावजूद भी ये बड़ा सा बिल उन्होंने लास्ट में दिया, जैसे वो कह रहे हो भाड़ में जाओ एलॉन, क्योंकि एलॉन की डील होने से 10 मिनट पहले ये पेमेंट हुई थी जिसके बाद एग्जीक्यूटिव्स को निकाल दिया गया था। तो सबूत देखकर तो लगता है कि ट्विटर टीम का मकसद अच्छा नहीं था
और ये बात एलॉन कहना चाहते हैं। वॉचटेल इन्वॉइसेस को हैंडल कर रहा था, इसमें प्रॉपर टाइम भी मेंशन नहीं था, पर ऊपर से वो लोग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की सक्सेस फीस ले रहे थे। और इसी बीच ट्विटर ने एक भी इन्वॉइस पर सवाल खड़ा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ये ज़रूर वेरीफाई किया कि एलॉन के टेक ओवर से पहले ये बिल क्लियर हो गया हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एलॉन जीत चुके हैं। स्टार्टर्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ट्विटर के एग्जीक्यूटिव्स को कोई भी लॉयल्टी हो एलॉन के लिए। वो पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए काम करते हैं और उनका बस एक ही गोल होता है, जो कि है शेयर होल्डर्स का फ़ायदा करवाना। इस हिसाब से उन्होंने ना चाहते हुए भी ये किया। वो एलॉन का ऑफ़र नहीं चाहते थे, मगर उन्होंने उसे लिया क्योंकि शेयर होल्डर्स के लिए यही सही था। इसी तरह से जब एलॉन डील से पीछे हटे तो वो एलॉन से लड़ना नहीं चाहते थे, मगर वो फिर भी लड़े क्योंकि शेयर होल्डर्स के लिए यही सही था। और दिन के आखिर में ट्विटर के एग्जीक्यूटिव्स ने एक्विजिशन कंप्लीट करवाई, और वो भी एलॉन के ओरिजिनली ऑफर किए हुए हाई प्राइस में। तो इस हिसाब से ट्विटर के एग्जीक्यूटिव्स ने शेयर होल्डर्स के लिए सही काम किया। जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ यहाँ पर वो है एलॉन, वो जिनके हित में सही फैसला लेना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। और अब लॉ फर्म की बात करें तो हालांकि उनकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है, मगर उनके पास एक बड़ा आर्गुमेंट भी है। वो कहेंगे कि उन्होंने हर हफ्ते 400 घंटे से भी ज़्यादा काम किया है, और बात टाइम की नहीं है, मगर वो कितनी वैल्यू लेकर आए उसकी है। वॉचटेल के शामिल होने से पहले ट्विटर की मार्केट कैप 30 बिलियन डॉलर्स थी, या फिर 14 बिलियन डॉलर्स कम जितना एलॉन ने ओरिजिनली ऑफर किया था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 14 बिलियन डॉलर्स की वैल्यू ऐड करी शेयर होल्डर्स के लिए, जिसके सामने 90 मिलियन डॉलर्स की फ़ीस बहुत ही छोटी सी है। ये सिर्फ 0.6% है। हाँ, वैसे यहाँ पर एलॉन कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी इस डील को पूरा करवाने में। एलॉन ने एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हिसाब से डील रखी थी, जिसमें ट्विटर अगर एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड पर पहुँचता है तो एलॉन एक्विजिशन कर लेते। दूसरे शब्दों में वो पीछे हटकर पेनल्टी नहीं दे सकते थे। तो वॉचटेल को तो एलॉन को कन्विंस भी नहीं करना पड़ता ये डील करवाने के लिए। उन्हें सिर्फ एलॉन के बॉट वाले आर्गूमेंट को गलत साबित करना पड़ता और प्रूव करना पड़ता कि ट्विटर अब ओरिजिनल ऑफर के थ्रेशोल्ड को पूरा करता है। यहाँ पर काम तो कम किया उन्होंने 90 मिलियन डॉलर्स के हिसाब से, मगर यहाँ पर वॉचटेल की भी कोई गलती नहीं है, ये एलॉन की गलती है। सबसे पहले तो ऐसे डील करना जिसमें पीछे नहीं हट सकते वो, और दूसरा धमकी देना कि वो डील नहीं करेंगे बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के, ये चीज़ गलत है। और वैसे भी वॉचटेल का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका काम है शेयर होल्डर्स को उनकी 14 बिलियन डॉलर्स की खोई हुई वैल्यू वापस दिलाना, और वही उन्होंने किया। उनका काम एलॉन को फ़ायदा करवाना नहीं था। यहाँ ऐसा नहीं है कि एलॉन किसी और बिलियनर या कंपनी पर मुकदमा कर रहे हैं जिनसे शायद गलती की हो। वो लिटरली एक लॉ फर्म पर मुकदमा कर रहे हैं। अब कॉमन सेंस हमें कहता है कि एक लॉ फर्म बुरे काम करती है, लेकिन उन्हें सही तरीके से करना आता है उन कामों को। और वैसे भी ये वॉचटेल का पहला केस नहीं है। वो मर्जर्स में एक्सपर्ट हैं, और हमेशा दोनों में से एक पार्टी उनके ऊपर गुस्सा होती है, जैसे कार्ल आइकेन हुए थे 2012 में। अगर आपको कार्ल आइकेन के बारे में नहीं पता तो वो सबसे मशहूर कॉर्पोरेट रेडर है, और उनकी एक कॉर्पोरेट रेड के दौरान उन्हें पता चला कि जिस कंपनी को वो रेड करने वाले हैं ना, वो वॉचटेल का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर भी वो सक्सेस भी ले रहे थे। अगर आइकैन की रेड फेल होती तो कंपनी वॉचटेल को 36 मिलियन डॉलर्स देती, वरना सिर्फ 18 मिलियन डॉलर्स देती। ये देखकर आइकैन को बहुत गुस्सा आया और वो वॉचटेल को कोर्ट में ले गए। फिर गेस करो क्या हुआ होगा। केस 6 सालों तक चलता रहा, जिसके बाद आइकैन हार गए। तो अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो सक्सेस फीस के ऊपर हुए मुकदमे का अंजाम ठीक नहीं लग रहा है एलॉन के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एलॉन का काफ़ी सही केस है उनके पर्सपेक्टिव से। इसमें कोई शक नहीं है कि वॉचटेल ने ट्विटर को बहुत ज़्यादा चार्ज किया जितना वो कर सकते थे, और ट्विटर ने ये होने दिया एलॉन को चिढ़ाने के लिए। तो ये सही लगता है कि एलॉन को इस लीगल फीस का रिफंड मिलना चाहिए। मगर क्या सही है और क्या कानूनी तरीके से सही है, इसमें अंतर होता है। हाँ, जब आप एलॉन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वॉचटेल को 90 मिलियन डॉलर्स मिले एलॉन के छोटे से बॉट क्लेम को डिस्प्रूव करने में और एक्वेशन पूरी करवाने में। ये बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। मगर ट्विटर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वॉचटेल की वजह से शेयर होल्डर्स को 14 बिलियन डॉलर्स मिले जो उन्होंने वादा किया था, तो 90 मिलियन डॉलर्स इतने ज़्यादा भी नहीं लगते। इसी तरह से आप लोग ट्विटर एग्जीक्यूटिव्स को जितना ब्लेम करना है कर सकते हो, मगर उन्होंने भी एलॉन के अगेंस्ट काम किया, ना कि शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट, और यही उन्हें करना था। और एक बार ज़रा सोचो, एलॉन इस पोजीशन पर नहीं होते अगर उन्होंने इस डील से पीछे हटने की कोशिश नहीं की होती। तो अगर वो सच में बॉट से चिंतित थे तो उन्हें इसके बारे में
$44 बिलियन की डील करने से पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए था। इन सब बातों को देखते हुए, क्योंकि वॉचटेल ने ऐसे ही केसेस को पहले भी जीता है एक अमीर बिलियनर्स के साथ, तो लगता है इस बार एलॉन को रिफंड नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो जल्दी तो नहीं मिलेगा, और ये ट्विटर की सर्वाइवेबिलिटी में कोई भी अंतर लेकर नहीं आएगा। तो शायद एक सही डिसीजन होगा ट्विटर पर काम करके उसको अच्छा बनाने का, बजाय कि इस मुकदमे पर टाइम वेस्ट करने का। मगर ये चीज़ सिर्फ मैं सोचता हूँ। और अगर कार्ल आइकन की बात करें तो वो अभी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट घोटाले के केस में फंसे हुए हैं। इस वीडियो को देखो अगर उसके बारे में जानना है तो। तब तक के लिए मैं हूँ चिरंजीव, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।